हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, हर साल एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, अगर इनको आपने पढ़ लिया, बस इन 3 बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया, तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते कौन कौन से हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो हमारा जो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अणुशंक गुणधर्म है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुशंक गुणधर्म है। ठीक है, अणुशंक गुणधर्म आपका होता है आपका हिमांक में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और कौन सा होता है परासरण दाब। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अणुशंक गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो विकल्प हमारा दूसरा जो परासरण दाब है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो होती है 55.56। कितनी होती है? 55.56 शुद्ध जल की मोलरता होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? ठीक है, क्या पोटेशियम क्लोराइड विलयन का परासरण दाब सबसे कम होता है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का, या फिर स्वर्ण विलयन का, या फिर एल्युमिनियम फॉस्फेट विलयन का? ठीक है, तो सबसे कम परासरण दाब वाला विलयन आपका है स्वर्ण विलयन। कौन सा है? स्वर्ण विलयन। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें एक ट्रिक भी है। ठीक है, ये सब क्या है? विलयन है। पोटेशियम क्लोराइड KCl का विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन MgCl। ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फेट विलयन। ठीक है, और ये क्या है? ये सबसे अलग रखा गया है। ठीक, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं? ऐसे भी तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन परासरण दाब सबसे कम स्वर्ण विलयन का होता है। ठीक है, अगर आपको तुक्का लगाना हो तो जो सबसे अलग लगे आपको, ठीक, आपको उस पर टिक कर देना है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए, स्मॉल m इंटू TB इंटू W अपॉन 1000 इंटू W, या फिर 1000 इंटू डेल्टा TB इंटू W अपॉन में कैपिटल W। ठीक है, 1000 W अपॉन में स्मॉल m इंटू डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? तो फॉर्मूला आपका है m इंटू TB इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। ठीक है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात किसके साथ दर्शाता है? क्या विलयन के मोल अंश के साथ हिमांक का अवनमन समानुपात दर्शाता है, या फिर विलयन की मोललता के साथ, या फिर विलयन की मोलरता के साथ, या फिर विलायक की मोललता के साथ? ठीक है, तो कौन सा हिमांक का अवनमन के साथ सीधा समानुपात दर्शाता है? तो वो होती है विलयन की मोललता। ठीक है, विलयन की मोललता। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा TF। ठीक, डेल्टा TF इन प्रोपोर्शनल स्मॉल m। ठीक है, तो हो क्या जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। ठीक है, तो हिमांक का जो अवनमन है, ठीक है, वो विलयन की मोललता के साथ समानुपात दर्शाता है। विकल्प हमारा तीसरा विलयन की मोललता सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? अगर जल की मात्रा 180 ग्राम है तो जल के कितने मोल होंगे? ठीक है, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक, अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक, 2 × 1, और
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, ठीक है। और जल की मात्रा कितनी है 180। अब 180 बटे अगर हम 18 कर दें तो क्या हो जाएगा 18 एकन्नम 18, आंसर कितना आ जाएगा 10 मोल, ठीक है। किस में है 10 मोल, विकल्प आपके तीसरे में 10 मोल है, इसलिए विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, क्या धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, या फिर विलयन के ताप पर निर्भर करता है, या फिर विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है, या इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, अर्थात इनमें से सभी पर विलयन का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिथियम, बेरियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 ये किसका है लिथियम का है, -2.73 ये किसका है बेरियम का है, -2.71 ये किसका है सोडियम का है, ठीक है। और 2.71 तथा -2.37 ये किसका है मैग्नीशियम का है। तो सबसे प्रबल आक्षिकारक कौन है, ठीक है, सबसे प्रबल आक्षिकारक कौन सा है, किस विलयन का ताप जो इलेक्ट्रोड विभव है वो सबसे ज़्यादा प्रबल आक्षिकारक है, ठीक है। तो ये है किस प्रकार से -3.05 ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल आक्षिकारक कौन होगा जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा, अर्थात Mg का, ठीक है। Mg2+/Mg का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो सबसे ज़्यादा प्रबल आक्षिकारक गुण दर्शाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन 9वां नंबर है, विशिष्ट चालकता की इकाई कौन सी है, विशिष्ट चालकता का मात्रक कौन सा है, क्या (10⁻²) ओम इनवर्स, क्या ये विशिष्ट चालकता की इकाई है, या फिर सेमी ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, या फिर ये है, या फिर सेमी का इनवर्स और ओम का इनवर्स, या फिर ये विशिष्ट चालकता की इकाई है, या फिर सेमी स्क्वायर ओम, क्या ये विशिष्ट चालकता की इकाई है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता होती है सेमी बटे ओम या ओम अपॉन सेमी, ठीक, ये क्या होती है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, ठीक है। अर्थात विकल्प आपका तीसरा सेमी इनवर्स ओम इनवर्स सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तनुता बढ़ाने पर, ठीक, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, तनुता अगर हम बढ़ा दें तो विशिष्ट चालकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी या फिर स्थिर रहेगी या फिर घट जाएगी, या इनमें से इसमें कोई भी प्रभाव नहीं बढ़ेगा। अगर हम तनुता बढ़ा दें, अगर हम विशिष्ट चालकता पर क्या कर दें तनुता बढ़ा दें तो विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है घट जाता है, अर्थात आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग में पूर्ण होने में लगा समय T½ क्या होता है, क्या उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, या फिर उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो समय है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, या फिर प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, या फिर प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो विशिष्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग में पूर्ण होने वाला समय है, चूंकि ये क्या है समय है, समय क्या करेगा उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.99% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। 99.99% अभिक्रिया कितने में समय में पूर्ण हो जाएगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध समय है T½ वो कितना है 4 मिनट है, ठीक है। अब ये जब अभिक्रिया, ठीक है, 99.99% यानी 100% पूर्ण होने में उसको जो लगा समय है अगर हम 10 से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है 100% पूर्ण होने में, ठीक, तो क्या हो जाएगा 40 मिनट इसका समय हो जाएगा और विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लीजिए,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का समीकरण क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी स्क्वायर लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर 4.306 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर k इज इक्वल टू 10 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, तो किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान क्या होता है? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए विकल्प 1 सही हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एक अणुक अभिक्रिया है? ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एक अणुक अभिक्रिया? क्या CH3COO C2H5 प्लस NaOH गिव्स टू CH3COO Na प्लस C2H5OH। ठीक है, क्या ये आभासी एक अणुक अभिक्रिया है? या फिर CH3COCH3 प्लस H2O गिव्स टू CH3COOH प्लस CH3OH, क्या ये आभासी एक अणुक अभिक्रिया है? या फिर 2FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स टू 2FeCl2 प्लस SnCl4, या फिर H2 प्लस Cl2 गिव्स टू 2HCl। ठीक है, तो आभासी एक अणुक अभिक्रिया आपकी है CH3COCH3, इसका हम जब जल अपघटन करा देंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? आभासी एक अणुक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? लीटर सेकंड इनवर्स, या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर मोल सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है लीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है? लीटर प्रति सेकंड, और सेकंड ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो विकल्प हमारा 1 सही हो जाएगा। है रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। तो क्या युग्मित इलेक्ट्रॉन के होने से रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होने से संभव होता है, या फिर अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म से संभव होता है, या इनमें से किसी पे भी संभव नहीं होता? तो रंगीन आयनों का जो निर्माण है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होने से संभव होता है, इसलिए विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 17, निम्न में से अचुंबकीय आयन कौन से हैं? निम्न में से अचुंबकीय आयन कौन से हैं? ठीक है, क्या Zn2 प्लस ये अनुचुंबकीय है, या फिर निकेल 2 प्लस ये अनुचुंबकीय है, या फिर कॉपर प्लस ये अनुचुंबकीय है, या फिर Ag प्लस ये अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय का मतलब ये होता है जो थोड़ा सा चुंबकित हो। ठीक, जो थोड़ा सा चुंबकीय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय कहते हैं। तो जो निकेल है वो क्या होगा? जब हम इसके समीप कोई प्रबल चुंबक ले आए तो ये क्या होगा? हल्का सा चुंबकित होगा, हल्का सा चुंबकित होगा लेकिन चुंबक पे चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो निकेल हमारा क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय आयन हो जाएगा, इसलिए विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। CuCN4 की पावर -3 आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ठीक है, Cu की ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसे क्या मानेंगे? कॉपर को हम मान लेंगे x, हम कॉपर को क्या मान लेंगे? हमने कॉपर को मान लिया है x। अब x प्लस, ठीक, अब Cn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 × 4, क्योंकि पावर कितनी लगी है? सफिक्स में क्या है? 4। ठीक है, तो 4 से गुणा करा देंगे और ये जो -3 है ये क्या आ जाएगा? बराबर के उस साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -4, ये क्या हो गया? -4। अब -4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 -3, ये क्या आंसर आएगा? 1। तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1। ठीक है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। हेलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? ठीक है, हेलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? क्या मीथेन के हेलोफॉर्म ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, या फिर एथेन के, या फिर प्रोपेन के, या फिर बेंजीन के? ठीक है, तो हेलोफॉर्म ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है मीथेन का। क्यों है? क्योंकि होता क्या है? होता है आपका जैसे CHCl3, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाइड्रोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CHBr3। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अगर हम आयोडीन ले लें तो CHI3। तो ये सब किसके व्युत्पन्न है?
किसके ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न है, मेथेन के, ठीक है। ये सब किसके हैं, मेथेन के। CHCl3 ऑक्सीकरण करने पर देता है, ठीक है। CHCl3 ऑक्सीकरण करने पर क्या देता है, तो हम देख लेते हैं CHCl3। अब इसका हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं, ठीक। तो हो क्या जाएगा, ये क्या बना लेगा, CuCl2 क्या बना लेगा, CO, ठीक, हाफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, केवल एक O है, ठीक। तो COCl2, तो इसने क्या बना लिया, फास्जीन गैस बना ली। तो CHCl3 ऑक्सीकरण करने पर फास्जीन गैस देता है, ठीक। विकल्प एक आपका सही हो जाए। क्लोरोपिक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन कौन सा है, CCl3HNO2, क्या ये क्लोरोपिक्रिन है, या फिर CCl2NO2 का होल ट्वाइस, क्या ये क्लोरोपिक्रिन है, या फिर CCl3NO2, या फिर ये क्लोरोपिक्रिन है, या फिर CCl2H2NO2, क्या ये क्लोरोपिक्रिन है, ठीक है। तो क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला होता है CCl3NO2, ये क्या है हमारा, क्लोरोपिक्रिन है, इसलिए विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है, ठीक है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, क्या इन्वर्टेज की उपस्थिति में, या फिर जाइमेज की उपस्थिति में, या फिर डायस्टेज की उपस्थिति में, या इन तीनों की उपस्थिति में हम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को ना हम इन्वर्टेज की उपस्थिति में कर सकते हैं, ना फिर डायस्टेज की उपस्थिति में। केवल जाइमेज ऐसा एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज से हम क्या कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23वां, ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग, ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विभेद में किया जाता है, ठीक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के किस विभेद में किया जाता है, क्या प्राथमिक में किया जाता है, या फिर द्वितीयक में, या फिर तृतीयक में, किस में किया जाता है ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग, ठीक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग इनमें से तीनों में किया जाता है, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विभेद में इनमें से तीनों में किया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल में भी करते हैं हम ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग, द्वितीयक में भी करते हैं, तृतीयक में भी करते हैं, ठीक है। तो इनमें से सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है, क्या फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता, या फिर एस्टिक अम्ल, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मिक अम्ल भी फेलिंग विलयन का अपचयन करता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी करता है, एस्टेल्डिहाइड भी करता है, लेकिन केवल एस्टिक अम्ल ऐसा तत्व है जो कि क्या करता है, फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, इसलिए विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, क्या Br2/KOH ये एमाइडो से एमीन बना लेता है, या फिर HCl ZnCl2 या फिर ये बनाता है, या फिर K2Cr2O7 H2SO4, क्या इसकी उपस्थिति में हम कराते हैं एमाइडो से क्रिया तो एमीन बनती है, या फिर NaOH CaOH का होल ट्वाइस इसकी उपस्थिति में कराते हैं हम एमाइडो से क्रिया तो एमीन बनती है। तो हमें एमाइडो से एमीन बनाने के लिए जो प्रयुक्त अभिकर्मक होता है वो होता है ब्रोमीन और KOH, ठीक है। तो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26वां, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, ठीक, की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH की अभिक्रिया क्या कहलाती है, युग्मन अभिक्रिया, या फिर हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या फिर स्मिट अभिक्रिया। ये तो कोई भी आसानी से बता लेगा कि ये आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, ठीक है। कार्बिल एमीन की जब हम इसमें क्या कराते हैं, प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, तो हमें वो रिएक्शन कौन क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। इनुलिन का अगर हम जल अपघटन करा दें तो क्या प्राप्त होगा, क्या ग्लूकोज प्राप्त होगा, या फिर फ्रैक्टोज प्राप्त होगा, या फिर लैक्टोज प्राप्त होगा, या फिर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अगर हम इनुलिन का जल अपघटन करा दें तो इनुलिन से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, फ्रैक्टोज प्राप्त हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है, स्टार्च से प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल से प्राप्त होते हैं ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, लेकिन इनुलिन के जल अपघटन से हम केवल फ्रैक्टोज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में आरक्षित, हमारे शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के
रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? हमारे शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? क्या सुक्रोज है या स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या फिर फ्रैक्टोज है? ठीक है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज को आरक्षित करने वाला कार्बोहाइड्रेट है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज को आरक्षित करता है, ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखता है। अगला हमारा क्वेश्चन है एस्कार्बिक अम्ल कौन सा है? ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल कौन सा है? क्या प्रोटीन एस्कार्बिक अम्ल है या फिर हार्मोन या फिर एंजाइम या फिर विटामिन? ठीक है, तो एस्कार्बिक अम्ल है आपका विटामिन। ठीक है, विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता, वह ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज। ठीक है, तो वह ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है वो होता है क्या? आपका सेलुलोज। ठीक है, क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या करता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। और ग्लाइकोजन क्या करता है? मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।